एक दस्ता तैयार करो, ये दुश्मन के इलाके में जाकर जासूसी भी करें और शबकून भी मारें। ये जाबाजों का दस्ता होगा। उन्हें खुसूसी तरबियत दो, उनमें ये सिफात पैदा करो कि ऊंट की तरह ज्यादा से ज्यादा अरसा प्यास बर्दाश्त कर सके। उनकी नजरें उकाब की तरह तेज हो, उनमें सहराई लोमड़ी की मक्कारी हो और वह दुश्मन पर चीते की तरह झपटने की महारत, दिलेरी और ताकत के मालिक हो। उनमें शराब, हशीश वगैरह की आदत ना हो और औरत के लिए वह बर्फ की तरह ठंडे हों। भर्ती तेज कर दो बिन सुफियान, और याद रखो मैं हुजूम का कायल नहीं, मुझे लड़ने वालों की ज़रूरत है, ख्वाह तादाद थोड़ी हो, उनमें कौमी जज्बा हो और वो मेरे अज़्म को समझते हों। किसी के दिल में ये शुबहा ना हो कि उसे क्यों लड़ाया जा रहा है। अगले 10 दिनों में हजारहा तरबियत याफ्ता सिपाही इमारत मिस्र की फौज में आ गए और उन 10 दिनों में नाजी ने ज़कोई को ट्रेनिंग दे दी कि वह सलाहुद्दीन अय्यूबी को कौन कौन से तरीके से अपने हुस्न के जाल में फांस कर उसकी शख्सियत और उसके किरदार को कमजोर कर सकती है। नाजी के हमराज दोस्तों ने ज़कोई को देखा तो उन्होंने बिला खौफ तरदीद कहा कि इस लड़की को मिस्र के फ़िरौन देख लेते तो खुदाई के दावे से दस्तबरदार हो जाते। नाजी का जासूसी का अपना निज़ाम था, बहुत तेज और दिलेर। वो मालूम कर चुका था कि अली बिन सुफियान सलाहुद्दीन अय्यूबी का खुसूसी मुशीर है और अरब का माना हुआ सुराग रसा। उसने अली के पीछे अपने जासूस छोड़ दिए थे और उसने अली को कत्ल करा देने का मंसूबा भी बना लिया था। ज़कोई को नाजी ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपने दांव में फांसने के लिए तैयार किया था, लेकिन वह महसूस न कर सका कि मराकश की रहने वाली ये लड़की उसके अपने असाब पर सवार हो गई है। वो सिर्फ शक्ल व सूरत की ही दिलकश नहीं थी, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि नाजी उसे पास बिठाकर उसके साथ बातें ही करता रहता था। उसने उन 2 नाचने गाने वाली लड़कियों से निगाहें फेर ली थी जो उसकी मंजूर नजर थी। 3-4 रातों से उसने उन लड़कियों को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। नाजी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी जो उनके कब्जे से निकलकर ज़कोई की आगोश में अंडे देने लगी थी। उन्होंने ज़कोई को रास्ते से हटाने की तरकीबें सोचनी शुरू कर दी। वो आखिर इस नतीजे पर पहुंची कि उसे कत्ल करा दिया जाए, मगर उसे कत्ल कराना मुमकिन नजर नहीं आता था क्योंकि नाजी ने उसे जो कमरा दे रखा था उस पर 2 मुहाफिजों का पहरा रहता था। उसके अलावा ये दोनों लड़कियां उस मकान से बिला इजाजत बाहर नहीं जा सकती थी जो नाजी ने उन्हें दे रखा था। उन्होंने हरम की खादिमा औरतों में से एक को एतबार में लेना शुरू कर दिया। वह उसके हाथों ज़कोई को जहर देना चाहती थी। अली बिन सुफियान ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदल दिया। ये सब अमीर मिस्र वायसराय के पुराने बॉडीगार्ड थे। उनकी जगह उसने उन सिपाहियों में से बॉडीगार्ड्स का दस्ता तैयार कर दिया जो नई भर्ती में आए थे। ये जाबाजों का मुंतखब दस्ता था जो सिपाहगिरी पे भी ताक था और जज्बे के लिहाज से उसका हर सिपाही मर्द हूर था। नाजी को यह तब्दीली बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने तब्दीली की बेहद तारीफें की और उसके साथ ही दरख्वास्त की कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी दावत कबूल कर ले। अय्यूबी ने उसे जवाब दिया कि वह 1-8 दिन में उसे बताएगा कि वह कब दावत कबूल कर सकता है। उसके जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अली बिन सुफियान से मशवरा लिया कि वह दावत पर कब जाए। अली ने उसे मशवरा दिया कि वह अब किसी भी रोज दावत कबूल कर ले। दूसरे दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी को बताया कि वह किसी भी रात दावत पर आ सकता है। नाजी ने 3 रोज बाद दावत दी और बताया कि यह दावत कम और जश्न ज्यादा होगा और ये जश्न शहर से दूर सहरा में मशालों की रोशनी में मनाया जाएगा। नाच गाने का इंतजाम होगा। बॉडीगार्ड्स के घोड़ा सवार अपने करतब दिखाएंगे। शमशीर जनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुकाबले होंगे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को रात वहीं क़याम कराया जाएगा। रिहाइश के लिए खेमे नस्ब होंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी प्रोग्राम की तफसील सुनता रहा। उसने नाच गाने पर भी एतराज नहीं किया। नाजी ने डरते झिझकते कहा, फौज के बेशतर सिपाही जो मुसलमान नहीं या जो अभी नीम मुसलमान हैं कभी कभी शराब पीते हैं। वो शराब के आदी नहीं, वो इजाजत चाहते हैं कि जश्न में उन्हें शराब पीने की इजाजत दी जाए। आप उनके कमांडर हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, आप चाहें तो उन्हें इजाजत दे दें, ना देना चाहें तो मैं आप पर अपना हुक्म नहीं चलाऊंगा। अमीर मिस्र का इकबाल बुलंद हो। नाजी ने गुलामों की तरह कहा, मैं कौन होता हूँ इस काम की इजाजत देने वाला कि जश्न की रात हंगामा आराई और बदकारी के सिवा सब कुछ कर सकते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अगर शराब पीकर किसी ने हल्ला गुल्ला किया तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये खबर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के स्टाफ तक पहुंची कि नाजी सलाहुद्दीन अय्यूबी के एजाज में जो जश्न
मुनक़िद कर रहा है उसमें नाच गाना होगा और शराब भी पी जाएगी। और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस जश्न की दावत इन खुराफात के बावजूद कबूल कर ली है। तो सब हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा कि नाजी झूठ बोलता है, वह दूसरों पर अपना रोब डालना चाहता है। और किसी ने ये राय दी कि नाजी का जादू सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी चल गया है। ये राय उन सरबराहों को पसंद आई जो नाजी के हम नवाला और हम प्याला थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चार्ज लेते ही उनके लिए ऐश व इशरत, शराब नोशी और बदकारी जुर्म करार दे दी थी। उसने ऐसा सख्त निजाम राइज कर दिया था कि किसी को पहले की तरह फराइज से कोताही की जरूरत नहीं होती थी। वह उस पर खुश थे कि आज नए अमीर मिस्र ने किसी दावत में शराब और रक्स की इजाजत दे दी है तो कल परसों वह खुद भी उन रंगीनियों का रसिया हो जाएगा। सिर्फ अली बिन सुफियान था जिसे मालूम था कि इजाजत क्यों दी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने खुराफात। जश्न की शाम आ गई। एक तो चांदी रात थी। सेहरा की चांदी रात इतनी शफाफ होती है कि रेत के जर्रे भी नजर आ जाते हैं। दूसरे हजारहा मशालों ने वहाँ सेहरा की रात को दिन बना दिया था। बॉडीगार्ड्स का हुजूम था जो एक वसी मैदान के गिर्द दीवारों की तरह खड़ा था। एक तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी के बैठने के लिए जो मसनत रखी गई थी वह किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त मालूम होती थी। उसके दाएं बाएं बड़े रुतबों के मेहमानों के लिए निहायत खूबसूरत खेमे नस्ब थे। उनसे हटकर एक बड़ा खेमा सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नस्ब किया गया था जहाँ उसे रात बसर करनी थी। अली बिन सुफियान ने सूरज गुरूब होने से पहले वहाँ जाकर खेमे के गिर्द मुहाफिज खड़े कर दिए थे। जब अली बिन सुफियान वहाँ मुहाफिज खड़े कर रहा था, नाजी ज़कोई को आखिरी हिदायत दे रहा था। उस शाम ज़कोई का हुस्न कुछ ज्यादा ही निखर आया था। उसके जिस्म से ऐसे इत्र की भीनी भीनी बू उठ रही थी जिसमें सेहर का तासुर था। उसने बाल उरिया कंधों पर फैला दिए थे। सफेद कंधों पर सियाही माइल भूरे बाल जाहिदों की नजरों को गिरफ्तार करते थे। उसका लिबास इस कदर बारीक था कि उसके जिस्म के तमाम नशीब व फराज साफ नजर आते थे। उसके ओठों पर कुदरती तबस्सुम अदखिली कली की मानिंद था। नाजी ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी पर तुम्हारे जिस्मानी हुस्न का शायद असर न हो। अपनी जुबान इस्तेमाल करना और सबक भूलना नहीं जो मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और ये भी न भूलना कि उसके पास जाकर उसकी लौंडी न बन जाना, अंजीर का वफूल बन जाना जो दरख्त की चोटी पर नजर आता है मगर दरख्त पर चढ़कर देखो तो गायब हो जाता है। उसे अपने कदमों में बिठा लेना। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम उस पत्थर को पानी में तब्दील कर लोगी। इसी सरजमीन में कलूपत्रा ने सिजर जैसे मर्द आहन को अपने हुस्न व जवानी से पिघलाकर मिस्र की रेत में बहा दिया था। कलूपत्रा तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। मैंने तुम्हें जो सबक दिए हैं वो कलूपत्रा की चालें थी। औरत की ये चालें कभी नाकाम नहीं हो सकती। ज़कोई मुस्कुरा रही थी और बड़े गौर से सुन रही थी। मिस्र की रेत ने एक और कलूपत्रा को हसीन नागिन की तरह जन्म दिया था। मिस्र की तारीख अपने आप को दोहराने वाली थी। सूरज गुरूब हो गया था तो मशाले जल उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गया। आगे पीछे उसके उन मुहाफिजों के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। उसी दस्ते में से उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही यहाँ लाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खेमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सेहरा अमीर मिस्र सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानिसार अजमत इस्लाम के पासबा आपको बसरो और चश्म खुश आमदीद कहते हैं। उनकी बेताबियां और बेकरारियां देखिए आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। जो ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहाना नशिस्त पर बैठा, सर पर दौड़ते घोड़े की टापों की आवाजें सुनाई दी। घोड़े जब मशालों की रोशनी में आए तो सब ने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। हर एक पर एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वह टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रकाबों में पांव जमा कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों इतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत भर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़े पर डालकर ले जा रहा था। हुजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई देती थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए।
तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और उसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और उसके बाद शुतर सवार आए। फिर घोड़ा सवारों और शुतर सवारों ने सवारी के मुताबिक करतब दिखाए। उसके बाद तेग सनी और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहरे हुए, इनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुजाअत और बेखौफी के इन मुजाहिरों और मुकाबलों में जज्ब होकर रह गया था। उसे ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उसने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सलीबियों को घुटनों बिठा सकता हूँ। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वह पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे ज़हीन और तजुर्बाकार सालार को सुबकदोश करने के बजाय सुधार कर राहे हक पर लाना चाहता था। वह उस जश्न में अपनी आंखों यही देखने आया था कि फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। उसे नाजी की उस दरख्वास्त से ही मायूसी हो गई थी कि उसके सिपाही और कमांडर शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी दरख्वास्त इस वजह से मंजूर की थी, वह देखना चाहता था कि लश्कर किस हद तक ऐश व इशरत में डूबा हुआ है। बहादुरी, शाह सवारी और तेगजनी वगैरह के मुजाहरों और मुकाबलों में तो यह फौज अस्करी और जंगी मियार पर